गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम BEd सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के ऊपर आज स्टडी करेंगे। जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के अंतर्गत 6 सिद्धांतों के बारे में हमने स्टडी की। आज उससे आगे हम स्टडी करते हैं। पाठ्यक्रम के सिद्धांत में नेक्स्ट इसका जो थ्योरी है वह है विकास एवं प्रगतिशीलता की प्रक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का नियम है निरंतर परिवर्तनशील और विकास की ओर ही अग्रसर होना। अब हमारे दृष्टिकोण के अनुसार ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। विकास मीन्स परिस्थितियों के अनुसार हम स्वेच्छा से अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव लाते हैं। आज हम कोरोना की स्थिति देख लें, चाहे हम इस कोरोना के कारण हमारे समूचे देश की समस्त क्षेत्रों में हुए परिवर्तन को देख लें, बदलाव को देख लें, तो ये बदलाव या परिवर्तन ही क्या है? सृष्टि का नियम है। और ये बदलाव निरंतर चलता रहता है और निरंतर हमारे पुरानी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ कई व्यापक रूप से परिवर्तन भी होते हैं जो विकास को परिलक्षित करते हैं। अब ये विकास के अनुसार जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हम शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था सदा विकासोन्मुखी प्रक्रिया मानी जाती है। आज हमारी नई शिक्षा नीति 2020 भी हमारी जो इस कोरोना महामारी के दौरान लॉन्च की गई और समूचे देश में लागू की जा रही है। अब इसमें भी व्यापक रूप से पूरे देश के लिए बहुत बड़े व्यापक रूप से बदलाव किए जा रहे हैं, जो शिक्षा को आगे चलकर बदलाव के साथ साथ विकास की ओर भी अग्रसर करेंगे। और ये विकास ही आगे चलकर प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें विकास भी हो, प्रगतिशीलता भी हो। इन समस्त प्रक्रियाओं को समेटे हुए जब भी नवीन परिवर्तन या समाज की संरचना या समाज की आवश्यकता के अनुसार हमें निरंतर हमारे पाठ्यक्रम में अंदर बदलाव करते रहना चाहिए और ये बदलाव ही विकास और प्रगति की ओर अग्रसर करता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हमें बताने चाहिए बालकों को जो प्रगति के कॉन्सेप्ट और विकास है क्या। तो हमारे अगर हम माने अपर प्राइमरी लेवल पर इस तरह के कंटेंट इंक्लूड किए गए हैं जिसमें प्रगतिशीलता है, विकास की अवधारणा है, तो बालक समझ सके कि विकास क्या है। विकास के कॉन्सेप्ट में वो कौन कौन से कारक आते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सब फैक्टर भी हमें हमारे जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही विकास को और प्रगतिशीलता को मद्देनजर रखते हुए जितने भी विद्वान हैं जिन्होंने इस प्रकार की सोच विचारधारा अपने अनुभवों के आधार पर डेवलप की है, इनको भी स्टडी के लिए सिलेबस के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत अनुभवों की पूर्णता यानी हमारे जितने भी सैद्धांतिक विषय हैं
ये हमारे जो विद्वान वर्ग है, दार्शनिक है, जैसे शिक्षा शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक वर्ग हैं, इनके अनुभवों के आधार पर ही आज जो कंटेंट हम किताबों में जो हमारे माध्यमिक स्तर है या हायर एजुकेशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ये इन्हीं के अनुभवों का ही एक परिणाम है। और इन अनुभवों के आधार पर अनुभव किस प्रकार से गेन किए जाते हैं? जब ये जितने भी विद्वान वर्ग हैं, इनकी कार्यशालाएं आयोजित की जाती है पर्टिकुलर विषय से लेकर, यदि किसी विषय वस्तु को लेकर के कोई समस्या आ रही है पर्टिकुलर किसी विषय में, तो उनके द्वारा जब अपने विचारों की शेयरिंग, कार्यशाला, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन ये आयोजित करके विचारों का विनिमय जब होता है, तो उसमें से कुछ ऐसे गूढ़ मंथन करने के बाद ऐसे गहन विचार सामने आते हैं जो अनुभवों से ओतप्रोत होते हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर आगे जा करके इस प्रकार के कंटेंट के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल रूप में, कुछ थियरी रूप में, कुछ नियमों को लिखा जाता है। तो इस प्रकार अनुभवों को भी सिलेबस के अंदर स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें आता है खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत। खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत। अब खाली समय के जो सदुपयोग है, यानी हमारा करिकुलम जो है वो ऐसा बनाया जाए कि खाली समय के अंदर भी बालक उसमें कुछ रचनात्मक, कुछ प्रोजेक्ट वर्क, कुछ ड्राइंग भी कह सकते हैं हम, कला से संबंधित या कुछ संकलन से संबंधित कार्य को करके अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। अब इसके लिए खाली समय के सदुपयोग करने के लिए कुछ सामुदायिक कार्य का भी प्रयोजन पाठ्यक्रम के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक विषयों के अंतर्गत प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ समुदाय से भी बालक जुड़ सके। तो खाली समय के सदुपयोग से संबंधित ज्ञान भी हमारे करिकुलम की क्या है, एक आधारशिला है। तो इसको भी जब हम सिलेबस बनाएं तो इसे स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत। अब सभ्यता और संस्कृति यानी हर देश की अपनी सभ्यता और संस्कृति है जो निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती है। कभी कभी कुछ संस्कृतियों का सम्मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है, और प्राचीन समय से लेकर अब तक जो सभ्यताएं का उत्पत्ति हुई, विकास हुआ और पतन हुआ, ये भी हमारे सामने इतिहास के साक्ष्यों के रूप में उपलब्ध है। तो ये समस्त जानकारी जो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है, ये संस्कृति और सभ्यता का भी हमें हमारे करिकुलम के अंतर्गत स्थान देना चाहिए। और करिकुलम के आधार पर जो सिलेबस डेवलप होता है उसे कंटेंट के रूप में, पाठों के रूप में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते हुए, ऑर्गेनाइज करते हुए उसमें इकाईवार उसे समायोजित किया जाना चाहिए। जैसा कि हम अभी अपर प्राइमरी क्लास के अंदर और जो सेकेंडरी क्लास है उसमें 9th-10th की सोशल साइंस की बुक हम देखते हैं, तो उसमें सोशल साइंस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें ज्योग्राफी है, पॉल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। तो इन सब के कुछ कंटेंट जो हमारी सोसाइटी से डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं वह संयोजित किए जाते हैं। तो उनमें इकाईवार उनके पर्टिकुलर विषयों के सम्मिश्रण के आधार पर उस विषय वस्तु का समायोजन किया जाता है जो हमारी सोसाइटी के लिए आवश्यक है। और बालक इस सोशल साइंस के अंतर्गत इन
सामग्री की जब स्टडी करता है तो डेफिनेटली वह कुछ पर्टिकुलर जो सोसाइटी के लिए लाभप्रद चीज़ें हैं, जैसे हम अगर माने ज्योग्राफी की बात करें तो भारत का भूगोल से संबंधित, भारत का भौगोलिक स्ट्रक्चर, भौतिक जो स्वरूप है, भौतिक प्रदेश है, वर्षा का वितरण है, ये पढ़ता है। इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के अंदर हमारे देश की जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनके बारे में पढ़ता है। तो ये जो कंटेंट है हमारी सभ्यता और संस्कृति से डायरेक्ट से जुड़ाव बच्चे का लाती है, ताकि बच्चे अपने देश की उस सभ्यता और संस्कृति को समझ सके और किस तरह से कालांतर में विकास क्रम में होते होते आज हमारे सामने आधुनिक भारत का जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो सके। तो इसलिए हमारे सिलेबस के अंतर्गत ऐसा कंटेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी भारत की संस्कृति और सभ्यताओं से की जानकारी प्राप्त कर सकें, और साथ ही जो भी ये सभ्यता और संस्कृति आज कुछ विरासत के रूप में, कुछ धरोहर के रूप में हमारे सामने है, उसको संरक्षण कर सके, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट ले सकें जो हमारे पुरातत्ववेत्ता को, पुरातत्व ज्ञाता है, उनके रूप में जो आगे जाकर के नवीन संस्कृतियों को भी खोज सके। जैसे आज कुछ समय पहले ही सन 2000 के बाद की बात है, अखनूर शहर में चंद्रावती जो नगरी है उसकी खोज की गई है। तो ये सब क्या है कि वो कब क्रिएट होगा, व्यक्ति जब एक पुरातत्ववेत्ता बनेगा, वो कब, वो जब बनेगा जब उसे अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी होगी, और ये कब होगा, जब हम इसे अपने सिलेबस में उचित स्थान देंगे। तो सिलेबस के अंदर इस टॉपिक पर भी या सभ्यता और संस्कृति के सिद्धांतों का भी पालन करके सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया जाए, वो ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत प्रजातंत्रात्मक भावना के विकास का सिद्धांत। प्रजातंत्रात्मक भावना के विकास का सिद्धांत। अब प्रजातंत्रात्मक भावना हमारा देश में क्या है, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को हमने अपनाया है। अब लोकतंत्र के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अब जनता द्वारा ही शासन है तो जनता को वो समस्त अधिकार, जिसे मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान में वर्णित है, हमारे कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार में जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, न्याय प्राप्ति का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और साथ ही समता, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, ये सब क्या है हमारे लोकतंत्रात्मक जो है हमारे प्रजातंत्र शासन प्रणाली, उसके एक तरह से बुनियादी सिद्धांत है। तो इनको भी स्टडी किया जाना आवश्यक है, और वो स्टडी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस में उन कंटेंट को इन्वॉल्व किया जाए जो हमारे भावी पीढ़ी के नागरिकों में प्रजातंत्र की भावना का विकास कर सके। तो प्रजातंत्रात्मक भावना के विकास के लिए हमें ऐसे कंटेंट जो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंतर्गत इन्वॉल्व किए जाए, और सेकेंडरी लेवल तक उसे सोशल साइंस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि बालक अपने देश की, यानी भारत देश का एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, कि भारत के शासन प्रणाली, उसके नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और संविधान के बारे में, जो हमारा लिखित संविधान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है जो हमारे देश की एक तरह से कह सकते हैं कि समस्त शक्तियाँ उसके अंतर्गत निहित है, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। हमारे देश के तीनों शक्तियाँ, जिसमें कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और
ऐसे कंटेंट को इंक्लूड किया जाए हमारे सिलेबस में, ताकि बालकों में ये समस्त कंटेंट के जरिए प्रजातंत्रात्मक भावना का उसमें विकास हो सके। नेक्स्ट आता है नवीनता की खोज का सिद्धांत। नवीनता की खोज का सिद्धांत। नवीनता की खोज का सिद्धांत, नवीनता की खोज अर्थात कुछ ऐसे नवीन तथ्य, नवीन विचार या नवीन इनोवेशन हम जिसे कह सकते हैं, वो बालकों में इजाद हो। तो ऐसा कंटेंट हम सिलेबस में इंक्लूड करें ताकि बच्चा अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, अपने साइंटिफिक एटीट्यूड के माध्यम से कुछ अपने जीवन शैली में, कुछ स्कूली एजुकेशन के अंतर्गत अपना एज अ लर्नर रोल प्ले करते हुए कुछ नवीनता ला सके, कुछ नवीन खोज कर सके, जो आगे चलकर न केवल समाज के बल्कि देश के व्यक्तियों के लिए या समूचे विश्व के लिए लाभदायक हो, प्रेरणास्पद हो। आज जितनी भी खोजें हम संसार में देखते हैं वो कहीं ना कहीं नवीनता संबंधी सिद्धांत के खोज के आधार पर ही हमें दिखाई देती है। तो आज के वीडियो में हम इन 12 के सिद्धांतों का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सिद्धांतों को लेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम के सिद्धांतों से संबंधित हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है वो आपका यही है। इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन यही दिया जाता है कि पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। इसके साथ एक बड़ा असाइनमेंट देते हैं कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए, फेस पे सदा मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलना है, लोगों से 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना है। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जैसे कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इसकी पोस्टर बना करके लोगों को शेयर करना है। आई होप यू वीडियो प्लीज फ्लो। थैंक यू।